Hello friend, this is Sangam Bifuri and welcome back to my channel of Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about luge syrup. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन, कोई भी सिरप आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before using या taking any medicine or syrup, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा और सिरप लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लूज सिरप। फ्रेंड्स, लूज सिरप बहुत ही ज्यादा प्रचलित, बहुत एक शानदार सिरप है जिसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए कहता है। कॉन्स्टिपेशन कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि जो आपका स्टूल हो प्रॉपर तरीके से पास न होना, मतलब कब्जियत बने रहना, उसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो उसी चीज को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन लैक्सेटिव कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये जो सिरप होता है लैक्सेटिव कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक्सेटिव कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, लैक्सेटिव कैटेगरी कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा है कि जो हमारे स्टोमक को क्लियर करके रखे, किसी प्रकार को उसमें कब्जियत ना बनने दे, वैसे मेडिसिन को हम लैक्सेटिव कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। समझिए कि अगर आपने खाना खाया तो सही तरीके से डाइजेस्ट हो और फ्लैटस जो है, ठीक है, स्टूल जो हो प्रॉपरली तरीके से जो पास करवाने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम लैक्सेटिव कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में है कि लैक्सेटिव कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहिए कौन सा कंपनी इस मेडिसिन को, इस सिरप को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, कि इस सिरप को इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पॉपुलर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, दिस सिरप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके सिरप जो होते हैं वो अलग अलग वेरिएंट में आते हैं। 150 ml की बोतल पैकेजिंग में आती है, 150 के 200 ml के बोतल पैकेजिंग में आती है। लेकिन मैं यहाँ बेसिकली बात करूँ 360 ml 360 ml के जो बोतल पैकेजिंग में आती है, ठीक है, उस बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका एक बोतल 360 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 375 रुपए से लेके 400 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या है, और इसका एक बोतल जो पैकेजिंग आता है, ठीक है, उसे 360 ml का, उसका क्या एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस सिरप। कि बेसिकली जो सिरप होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल लैक्टुलोज 10 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आता है। किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि डॉक्टरों द्वारा इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है या कहाँ कहाँ लिया जाता है, किन किन केसों में लिया जाता है, उन सारे बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे नंबर 1 यूसेज समझते हैं पहले कि इसका नंबर 1 यूसेज क्या है। नंबर 1 यूसेज ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कि अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब जो स्टूल है जो प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण स्टूल पास नहीं हो पा रहा, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। चाहे वो कॉन्स्टिपेशन अक्यूट हो, क्रोनिक हो, किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली समझो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, चाहे अक्यूट हो या क्रोनिक हो। फिर नेक्स्ट यूसेज इसका ट्रीटमेंट ऑफ हिपैटिक लिवर इंसेफेलोपैथी। कि एक लीवर का एक प्रकार का डिजीज होता है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो लीवर है टॉक्सिन छोड़ना शुरू करता है। टॉक्सिन मतलब समझो एक प्रकार का गंदा पदार्थ, जहर कह लो, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो स्टोमक होता है, ठीक है, वो स्टोमक हेल्दी नहीं हो पाता है, जिससे स्टोमक मेरा गंदा हो जाता है, हम लोग का स्टोमक गंदा हो जाता है, उसके कारण स्टोमक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ हिपैटिक लिवर इंसेफेलोपैथी, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, नंबर 3 इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन केस की ऑब्स्ट्रक्शन एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्या होता है कि कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको पिछले 2-3 दिन से लैट्रिन बाथरूम नहीं हो रहा है, ठीक है, गैस भी पास नहीं हो, तो उस डिजीज को हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन का केस बोलते हैं। तो उसमें भी इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया है। जरा इस पर मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको कुछ अच्छी नॉलेज यहाँ से मिल सके, आप गेन कर सकें। फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर कोई पेशेंट आपके यहाँ एडमिट हुआ है, आईसीयू में एडमिट हुआ और पिछले 2-3 दिन से ना तो उसको गैस पास हो रहा है, ना ही उसको लैट्रिन पास हो रहा है, ना ही स्टूल पास हो रहा है, तो वैसे पेशेंट को
इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं कि इंटेस्टाइन क्या हो, मुड़ गया हो, घूम गया हो, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो, ठीक है, जिसके कारण न स्टूल पास हो रहा हो नहीं गैस पास हो रहा हो, ठीक है। तो वैसे पेशेंट को बड़ा प्रॉपर ढंग से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। वैसे पेशेंट को आपको एडमिट करके आईसीयू में रख के, ठीक है, राइल्स ट्यूब की मदद से वहां पे लूज सिरप को दिया जाता है। लूज सिरप को दे सकते हैं या डुफालैक को दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं लूज को ज्यादा प्रेफर करूंगा कि राइल्स ट्यूब आप डाल दीजिए। राइल्स ट्यूब के माध्यम से अब अकॉर्डिंग टू कितना ज्यादा सीवियरिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है। वहां पे हो सकता है 20 ml भी दे सकते हैं लूज सिरप को, 30 ml भी दे सकते हैं, 50 ml तक भी देते हैं डॉक्टर, ठीक है। जरूरत पर तो 50 ml तक भी राइल्स ट्यूब के माध्यम से दिया जाता है लूज सिरप को। जैसे ही राइल्स ट्यूब से दिया जाएगा लूज सिरप को, वो क्या है कि इंटेस्टाइन जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा उसको सही करने का काम करेगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन केस में इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है। और मैंने डोज बता दिया कि 20 ml, 30 ml, सीवियरिटी के ऊपर 50 ml, कभी कभी 100 ml भी डलवा देते हैं अगर ज्यादा परेशानी हो तो फ्रेंड्स ये मैंने अपना अनुभव शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे अनुभव आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में, इसका इस्तेमाल ऑब्स्ट्रक्शन में कैसे करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन में ओरली नहीं दिया जाता, इस बात को याद रखें, राइल्स ट्यूब के माध्यम से दिया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट सर्जरी कॉन्स्टिपेशन, कि अगर किसी पेशेंट का सर्जरी हुआ हो, किसी प्रकार का सर्जरी, एच हो चाहे बीएच हो चाहे टीएच हो, कुछ भी सर्जरी हो, ठीक है, उसके बाद उसको स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो उसके बाद भी इसको 10 ml एट नाइट में या 20 ml एट नाइट में दिया जाता है 3-4 दिन बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोस्ट सर्जरी के बाद अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो वहां पे भी दिया जाता है, लेकिन वो नाइट में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैंने पूरी डिटेल में बताया कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में। इसका मोड ऑफ एक्शन होता है क्या, ये कैसे काम करता है, आखिर ये जो सिरप होता है कैसे काम करता है। ये जो सिरप होता है बेसिकली देने के बाद इस तरह से काम करता है, कहते हैं कि ड्रॉ वाटर फ्रॉम द इंटेस्टाइन थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में पानी को खींच कर ले आता है, जिसके कारण क्या होता है, स्टूल जो होता है हमारा सॉफ्ट हो जाता है, गीला हो जाता है, और वो फिकस क्या होता है, बाहर आसानी से निकल जाता है। सिंपली ये समझो कि इंटेस्टाइन में पानी को खींच के लाएगा, किसके माध्यम से, ऑस्मोसिस के माध्यम से। ऑस्मोसिस पे मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा, ऑस्मोसिस प्रेशर होता है, ठीक है। और वो जो पानी आएगा जिसके कारण स्टूल जो हमारा हार्ड था वो क्या सॉफ्ट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, और आसानी से बाहर स्टूल पास हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी मेडिसिन एनी सिरप टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो, सिरप हो, आपको नहीं एडमिनिस्टर करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। इस बात को आपको बखूबी याद रखना है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है। तो एकदम ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई महिला या स्त्री अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं इंटॉलरेंट मिल्क शुगर, कि अगर कोई व्यक्ति अगर मिल्क शुगर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना, क्योंकि मिल्क में भी एक प्रकार का लैक्जेटिव होता है, ठीक है, लैक्जेटिव प्रॉपर्टीज होता है मिल्क में भी, उसके लैक्जेटिव प्रॉपर्टीज पाया जाता है मिल्क में, जिससे क्या होता है कि हमारा जो स्टोमक है वो क्लियर हो जाता है। रात में अगर दूध पी के आप सो जाएंगे तो आपका सुबह पेट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा, ठीक है। फिर कहते हैं डायबिटिक पेशेंट के, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके 4 कंट्राइंडिकेशन होते हैं। चारों कंट्राइंडिकेशन का आपको याद रखना है, किनको किनको नहीं देना है। प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देना है, फिर इंटॉलरेंस मिल्क शुगर उसको वैसे पेशेंट को नहीं देना है जो मिल्क शुगर क्या करता टॉयलेट नहीं कर पाता, मतलब सिंपली समझिए उसको दूध नहीं पचता, उसको आपको नहीं देना है, ठीक है। फिर कहते हैं डायबिटिक पेशेंट को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का, हर सिरप का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, फिर वोमिटिंग, उल्टी टाइप का मन करेगा, उल्टी टाइप का मन करेगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके 2 ही साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करो कि सर मुझे इस तरह की परेशानी है, इसके लिए हो सके दूसरे ब्रांड को प्रिस्क्राइब कर सके, डुफालैक हो सकता है, क्रीमाफिन, ये सबको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी इसके साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करने से इसका डोज कर रहा है। फ्रेंड्स बेसिकली जो डोज होता है वो डिपेंड करता है सिवियरिटी पे, बॉडी वेट पे, एज पे, जेंडर पे, किस प्रकार का केस है, उन सारी चीजों पे। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए, जानकारी मिल सके आपको। फ्रेंड्स अगर सिंपली किसी को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, सिंपली कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो उसको आप कुछ नहीं कीजिए, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन है आप तो उसको रात में आप 20 ml कहीं खाना खा के सोने से पहले 20 ml पी के सो जाइए, सुबह एकदम क्लियर हो जाएगा आपका पेट, ठीक है। तो उस समय आप दे सकते हैं। लेकिन किसी को ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप 10 ml इंटू BD कर सकते हैं, 10 ml सुबह शाम कर सकते हैं, वो अगर ज्यादा कॉन्स्टिपेशन परेशान कर रहा है तो। फिर अगर ऑब्स्ट्रक्शन वाले केस है,
कि अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्शन बना हुआ है, ठीक है, तो राइस ट्यूब के माध्यम से आप 50 ml तक, ठीक है, आप दिया जा सकता है इस डोज सिरप को। लेकिन डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे आप वही दीजिएगा, 20 ml 30 ml जो भी कहेंगे वैसे। लेकिन मैंने हार्डली 50 ml 100 ml तक भी दिया है, जब ऐसा जरूरत पड़ता है तो, ठीक है, तो उसके अनुसार जरूरत पड़ता है तो दिया जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन का अगर केस हो, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन का केस हो तो उसमें आपको 20 ml 30 ml 50 ml जो देना हो डॉक्टर प्रिस्क्राइब उसके अकॉर्डिंग, लेकिन 20 ml से प्लस ही चलते, कम नहीं चलते, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर कहते हैं कि अगर पोस्ट सर्जरी वाला हुआ हो, जैसे मान लो सर्जरी के बाद कोई कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना, नाइट में आपको पेशेंट को क्या करना है कि 20 ml आपको नाइट में दे देना है, कि 20 ml या 20 या 30 ml आप नाइट में दीजिए, ज़्यादा 20 ml स्टैंडर्ड डोज माना था, ठीक है, 20 ml एक साथ दे दीजिए कि रात में खाना खा रात में आपको 20 ml ले लेना है, ठीक है, क्या करना 20 ml आपको सोने से पहले ले लेना है, सुबह में आपका पूरा स्टूल आसानी से पास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका डोज जो होता है वेरिएंट, हम डोज हमेशा वेरी करते रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिजीज के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, कंडीशन के अनुसार डोज क्या होता है हमेशा वेरी करते रहता है, इस बात को याद रखिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई कि लूज सिरप क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।